हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वैसे तो बुक में ये टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उस टॉपिक में सिर्फ हमें किस बारे में बात करनी है? वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे हीट एंड केमिकल एनर्जी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और इस वीडियो को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी, और हमने कहा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सी एनर्जी? एक एनर्जी थी ड्यू टू मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हमने क्या कहा था? काइनेटिक एनर्जी। और एक दूसरी एनर्जी थी, वो कौन सी एनर्जी थी? ड्यू टू कन्फिग्रेशन और पोजीशन, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की कन्फिग्रेशन या उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी रहेगी उस एनर्जी को हमने क्या कहा था? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी, कौन सी एनर्जी पढ़ी थी? इसके पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब थी? जब वो क्या था? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसमें जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में जब है, या यूँ कहे उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा इन दो फॉर्म्स के, इन दो टाइप्स के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स की एनर्जीज होती है, और वो जो एनर्जीज होती है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। उन एनर्जीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हीट एनर्जी, या यूँ कहे हीट। तो जो हीट है वो भी एक टाइप की एनर्जी है। तो ये हीट का एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास टेबल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक टेबल है, टेबल का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर क्या रखा है? ब्लॉक। और वो ब्लॉक क्या कर रहा है? v0 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितनी है? v0, और वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x0 डिस्प्लेसमेंट किया। अब हमें पता है इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ब्लॉक मोशन कर रहा है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स होता है, वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट में। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड थी v0, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x0 डिस्प्लेसमेंट किया, और x0 डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। क्यों रेस्ट में आया? क्योंकि उसके मोशन कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स था। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ने इस बॉक्स को रेस्ट में ला दिया। तो देखो, हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल रहेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा फोर्स है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? x0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? Fx0। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये फोर्स कैसा रहेगा? नेगेटिव फोर्स। अब हमने ये क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m
v0 स्क्वायर, ये क्या है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में, रेस्ट में आ गया, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना हमारा, हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, वेयर v इज स्पीड। तो फाइनली तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया तो मतलब v की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस fx0। इस माइनस से ये माइनस साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू fx। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वह हमारा रेस्ट में आ गया। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया तो हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि भाई ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज किया, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, मोशन कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी थी, फ्रिक्शनल फोर्स ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसने वर्क डन किया, उसके वर्क डन की वजह से ऑब्जेक्ट आ गया रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ड्यू टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स ने जो वर्क डन किया उसकी वजह से। लेकिन देखो अगर हम इस बॉक्स और इस सरफेस को देखेंगे, अगर हम इस बॉक्स और इस सरफेस की बात करेंगे तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे टाइम पहले जो बॉक्स और ऑब्जेक्ट का, ये जो हमारा बॉक्स था और ये जो सरफेस था उसका जो पहले टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में जब बॉक्स ने कुछ मोशन किया और उसके बाद जब बॉक्स रेस्ट में आ गया तो बॉक्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब उसमें क्या आ गई, हीट, उसमें क्या आ गई, हीट, या यूँ कहे उसमें क्या आ गई, हीट एनर्जी। तो बॉक्स में पहले क्या थी, बॉक्स में पहले थी काइनेटिक एनर्जी, बॉक्स में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता है, एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी भी 11th क्लास में भी हम आने वाले टॉपिक्स में ये पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी उसने क्या किया, जो लॉस हुआ उसने इन बॉक्स और सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब उसे क्या दे दी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, या यूँ कहे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये अगर हमारे पास सपोज करो ये है 1 लीटर वाटर, क्या है हमारे पास 1 लीटर वाटर, इसको मैंने क्या दिया, अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया मतलब इसको हीट एनर्जी दी, तो पहले से इसके पास जितनी एनर्जी थी उसके कंपैरिजन में अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसको क्या मिली, हीट एनर्जी। तो पहले इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसकी कंपैरिजन में अब एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो अगर हम ये एक सपोज करो ये कितना वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर है, तो इस 1 किलोग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इसकी हीट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, हीट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। अब सपोज करो इस 1 kg वाटर का मैं 10 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दूँ, डिक्रीज। इस 1 kg वाटर का कितना टेम्परेचर डिक्रीज करो, 10 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर डिक्रीज करो, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बोलो, क्या कर रहे हैं हम, इस ऑब्जेक्ट का, इस वाटर का टेम्परेचर कितना डिक्रीज किया हमने, 10 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिक्रीज किया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, हीट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, 42,000 जूल, ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा।
इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम। इस 1 kg वाटर की एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब इसने अपने से बाहर निकाल दी एनर्जी, अपने से बाहर एनर्जी निकाली मतलब एनर्जी रिलीज की। तो इसने कितनी एनर्जी रिलीज की, इसने ये अगर 1 kg वाटर को हम 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करते हैं तो वो 42,000 जूल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 42,000 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमने कहा कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्या थी उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, उस काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर दिया मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। क्यों कन्वर्ट हुई, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो जैसे कि हम विंटर में देखते हैं, अगर हमारे जो पाम्स है इनको अगर हम रब करते हैं तो हमारे पाम क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखो रब करके जल्दी से, पाम को जैसे ही हम रब करते हैं 2-3 बार रब किया कि इन पाम्स का, हमारे इन हथेलियों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें क्या हुआ, रब मतलब इनमें फ्रिक्शनल फोर्स आया, काइनेटिक फ्रिक्शन को इसने क्या कर दिया, काइनेटिक, ये दोनों रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी है। फ्रिक्शनल फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इनका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है, केमिकल एनर्जी। तो जो ह्यूमन काइंड है उसकी जो मोस्ट सक्सेसफुल यानी बड़ी अचीवमेंट जो है वो क्या है, फायर। कि उसने किसकी खोज की, किसकी डिस्कवरी की, फायर की डिस्कवरी की। तो फायर की डिस्कवरी कैसे हुई कि जो स्टोन्स थे, फ्लिंट स्टोन्स टाइप, एक स्टोन का टाइप है फ्लिंट स्टोन, वो फ्लिंट स्टोन्स को उन्होंने क्या किया, रब किया। बहुत समय पहले की, आज से हजारों करोड़ों साल पहले, जब ह्यूमन ने क्या किया, इंसान ने किया कि स्टोन्स को रब किया तो उसकी वजह से उनकी हीट इंक्रीज हुई, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उनमें क्या आई, हीट एनर्जी। जब वो हीट एनर्जी किसको प्रोवाइड की, हमने लीव्स को प्रोवाइड की, जो हमारे ट्रीज़ है, ट्रीज़ की लीव्स को जब प्रोवाइड की, ड्राई लीव्स को जब वो हीट प्रोवाइड की तो उसके कारण वो लीव्स में क्या आ गई, फायर जनरेट हो गई। उन लीव्स में क्या जनरेट हो गई, फायर जनरेट हो गई मतलब उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, केमिकल एनर्जी। हमने क्या किया, हमने स्टोन को रब किया मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब स्टोन को रब किया तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी से क्या हुआ, उस हीट एनर्जी की वजह से जो लीव्स है उसमें फायर आ गई मतलब उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, केमिकल एनर्जी। तो हमने क्या कहा कि जिस टाइप से हमारी जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक को अगर एक सरफेस, जो उसका मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है, जब उस सरफेस पर हम स्ट्रक करते हैं, उस पर जब हम रगड़ते हैं तो हमारी मैच स्टिक में क्या हो जाती है, फायर आ जाती है, आग लग जाती है। तो वो फायर कैसे आई, उसके अंदर फायर ऐसे आई कि वो जो हमारा मैच स्टिक का मैच बॉक्स जो है, मैच बॉक्स का जो सरफेस है जहाँ पर हम स्टिक को रगड़ते हैं, वो एक केमिकली प्रिपेयर्ड बॉक्स रहता है। उस पर हम एक ऐसा केमिकल लगाते हैं कि जैसे उनमें फ्रिक्शन होता है तो वो फायर जनरेट कर देता है। वो मैच स्टिक में क्या जनरेट कर देता है, फायर जनरेट कर देता है। और वो जो फायरिंग मैच स्टिक है उससे जब हम फायर क्रैकर को लगाते हैं, उस फायरिंग मैच स्टिक को हमने किसको लगाया, फायर क्रैकर को, तो हमें क्या मिलता है, हमें साउंड और लाइट एनर्जी मिलती है। उससे हमें क्या मिलता है, साउंड एंड लाइट एनर्जी। तो मैच स्टिक पर हमने स्टिक को रगड़ा, मैच बॉक्स पर स्टिक को रगड़ा तो उसमें क्या आ गई, फायर। उस फायर से हमने क्या किया, फायर क्रैकर को लगाया, तो उसमें हमें साउंड और लाइट जनरेट हुई। तो देखो अब ये केमिकल एनर्जी कैसे आती है और किस वजह से आती है। तो जब भी केमिस्ट्री पढ़ते ही हो, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा या शायद 12th में पढ़ोगे कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स वगैरह में, एटम्स में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। सपोज करो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो मुझे नहीं पता है, मैंने तो एक रफ इक्वेशन लिख दी है। तो हमने क्या कहा, मेरे पास हाइड्रोजन के, हम कंसीडर कर लो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, ऑक्सीजन का 1 एटम था। उन दोनों ने क्या की, रिएक्शन किया, रिएक्शन से क्या बन गया हमारे पास,
वाटर का मॉलिक्यूल। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि इन दो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी थी, 2 जूल। इन दोनों हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी थी, 2 जूल। इस ऑक्सीजन एटम की एनर्जी कितनी थी, 8 जूल। जब इन दोनों का क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, H2 और H2 एंड O, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और H2O क्या है, हमारा प्रोडक्ट। तो अगर सपोज करो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 8 जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 8 जूल। इन दोनों रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी मिलाकर कितनी थी, 10 जूल। तो इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना उसकी भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, 10 जूल होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी एनर्जी 10 जूल नहीं है, उसकी एनर्जी 10 जूल नहीं है। कितनी है, 10 जूल से अगर कम है तो 2 जूल एनर्जी कहाँ पर गई, तो वो 2 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, वो 2 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो जब क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो ये इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये 2 जूल एनर्जी कहाँ गई, तो वो 2 जूल एनर्जी को इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। फिर इसी टाइप से सपोज करो इनकी टोटल एनर्जी थी 10 जूल, और उससे जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कितनी अगर है, 12 जूल। हमने कंसिडर कर लिया कि इससे जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कितनी है, 12 जूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। तो 2 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई, तो उसने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास से या किसी रिएक्शन से 2 जूल एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसकी वजह से इसकी एनर्जी 2 जूल ज़्यादा है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस एनर्जी के डिफरेंस से ही हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी और उनके रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये 2 एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बना, तो इनकी एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये सपोज करो ये हमारी क्या है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा फोर्स है या एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, जो तुम 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, इसके अंदर जो एटम्स है, इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसको बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है। तो बांध कर रखती है, तो उसको, उस एनर्जी को हमने क्या कहा है, बाइंडिंग एनर्जी। और जब इस मॉलिक्यूल का कभी भी देखो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है कि कहीं पर HCl था, NaCl था, उसका कुछ Cl यहाँ से निकल गया वहाँ आ गया, कुछ H यहाँ से निकल के वहाँ आया। तो उसमें क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो उस एटम्स के रीअरेंजमेंट से क्या होता है, कभी कभी एनर्जी रिलीज होती है और कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस को या कोई मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास अगर एक एटम है, तो एक एटम को बाइंड करके मॉलिक्यूल बनाने में एक फोर्स लगता है। उन मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने में एक चेन बनाने में एक फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स ही क्या देता है, सब्सटेंस को स्टेबिलिटी देता है। क्या था हमारे पास, जो अगर हमारे पास ये क्या है, मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में क्या है, एटम्स है। तो एटम्स ने मिलकर क्या बनाया,
मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, सब्सटेंस बनाया। तो अगर कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस को स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, उसके अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वो फोर्स क्या करता है, इस सब्सटेंस को स्टेबिलिटी देता है। और वो जो फोर्स है, उस फोर्स से ही हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। वो फोर्स से हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। अगर हमारे पास 1 kg कॉल है तो 1 kg कॉल से 3 × 10⁷ जूल एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमारे पास 1 kg कॉल है और अगर उसको हम जलाते हैं तो 1 kg कॉल को जलाने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 3 × 10⁷ जूल। 1 kg कॉल को जलाने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 3 × 10⁷ जूल। तो हमारे डेली लाइफ में हम जो कॉल्स को जलाकर या लकड़ी को जलाकर या हमारे जो डोमेस्टिक घरों में जो वो होती है गैस होती है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस जो होती है, उनको जलाकर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उन एनर्जी का यूज़ करके ही हमारी डेली लाइफ चलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।